एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम वन व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कविता सुनाते हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। अरे दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ, अरे दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभअग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बूझे पश्चिमी जगत के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चिरकर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा, सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, सत सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा। तो हमारा हिंदुस्तान बहुत सारे मुसीबतों को झेलता आया है और आज भी हमारा देश बहुत पहले से जब भारत खंड खंड टुकड़ों में होता रहा, लेकिन बाद में हमारा देश फिर से अखंड भारत बना और उस अखंड भारत बनने की कहानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में समाहित है। तो आज हम एक बहुत ही व्यापक टॉपिक जो सेमेस्टर 1 का है, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो वन व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास पर हम बिना समय गवाते हुए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो हमारे भारतीय प्राचीन संस्कृति में वन व्यवस्था प्रचलित थी। 4 प्रकार के हमको वर्ण दिखलाई पड़ते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज इन 4 वर्णों में विभक्त होता था। अब हम जानते हैं वर्ण शब्द किससे बना है। वर्ण शब्द संस्कृत के व्री धातु से बना है। व्री धातु से इसका मतलब होता है वर्ण करना या चुनना। व्री धातु से इसका मतलब होता है, इसका संस्कृत के व्री धातु से बना है और इसका मतलब होता है वर्ण करना या चुनना या ग्रहण करना, आत्मसात करना या अपनाना वर्ण का अर्थ होता है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत वर्ण एवं जाति में अंतर, इसके बाद हम देखेंगे। इसके बाद हम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत को देखने के बाद हम इसके वर्ण एवं जाति में अंतर देखेंगे। तो हमको 4 वर्ण दिखलाई पड़ते हैं। हमको प्राचीन समय में 4 प्रकार के वर्ण दिखलाई पड़ते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हम वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत हम देखने जा रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत प्रचलित है। तो पहला सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत के अनुसार जो ऋग्वेद में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सर्व प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष अथवा परम पुरुष की कल्पना की गई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये कहा गया है कि एक विराट पुरुष है, परम पुरुष है, उस परम पुरुष से ही 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई है। यह 4 वर्ण परम पुरुष यानी कि ईश्वर, जो एक विराट पुरुष मान लिया गया है, ऐसा उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उल्लेखित है या उल्लेख मिलता है। और वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, और जिसमें हमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ हमको एक और जानकारी मिलती है, शूद्र की जानकारी मिलती है। लेकिन इससे पहले हमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही दिखलाई पड़ रहा था, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक हमको और वर्ण दिखलाई पड़ता है, वह है शूद्र। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख एक साथ दिया हुआ है। परम पुरुष यानी ईश्वर के द्वारा इनको जन्म दिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष यानी भगवान, उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों से 4 वर्णों का उत्पत्ति हुआ है, ऐसा उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल वर्णों की उत्पत्ति के विषय में कथन है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला ब्राह्मण की उत्पत्ति के विषय में कथन। ब्राह्मण की उत्पत्ति के विषय में कथन है, इसमें कहा गया है ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है, हमारा जो वेद है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में मंडलों में बटा हुआ है। तो जो मंडल है, पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल, छठा मंडल, सातवां मंडल, इस तरह से 10 मंडल हैं, जिसमें 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बहुत बड़ी बात कही गई है, और उसमें यह कहा गया है कि जो
जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है, उसमें से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो ब्राह्मण पहला वर्ण है उसकी जो उत्पत्ति हो रही है वह मुख से हो रही है, यानी कि परम पुरुष के मुख से, यानी कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय के विषय में ऐसा बताया गया है कि क्षत्रिय की उत्पत्ति परम पुरुष की बाजुओं से, परम पुरुष की बाह से उत्पन्न हुए हैं क्षत्रिय। तीसरा वैश्य के संबंध में कथन। वैश्य परम पुरुष के उदर पेट से, यानी परम पुरुष का जो पेट है वहाँ से वैश्य निकला है। इसके बाद जो चौथा हम देखते हैं शूद्र। शूद्र के संबंध में कथन। शूद्र की उत्पत्ति परम पुरुष के पैर से हुई है। तो ये 4 वर्ण है जो परंपरागत सिद्धांत के अनुसार ऋग्वेद की 10वीं मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित विराट पुरुष, इसको ही वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत कहा जाता है। शरीर का महत्वपूर्ण अंग मुख होता है, जिसको हम अच्छा मानते हैं। जो ब्राह्मण का भी स्थान समाज में परम पुरुष के समान, मुख के समान है। उसके बाद क्षत्रिय परम पुरुष के बाजुओं से निकला है। बाजू भुजा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और क्षत्रिय के काम होता है समाज का रक्षा करना होता है। जो भी पहले राजतंत्र हुआ करते थे उस राजतंत्र की रक्षा, शासन संबंधी या रक्षा संबंधी जो कार्य करते थे वो क्षत्रिय लोग करते थे। और तीसरा आता है वैश्य। वैश्य की उत्पत्ति परम पुरुष के उदर से हुई है, अर्थात पेट से हुई है। पेट का काम होता है पूरे शरीर का पालन पोषण करना। जो भी हम भोजन करते हैं वह पेट के द्वारा ही, और पेट के द्वारा ही पूरे शरीर में हमको जो आवश्यकता होती है पोषक तत्व की, वो पेट के द्वारा ही पूरे शरीर में पहुंचता है। तो वैश्य का काम होता है समाज में उत्पादन करना और पूरे समाज का भरण पोषण करना। इसके बाद शूद्र को परम पुरुष के पैरों से निकला हुआ बताया गया है और शूद्र का काम होता है इन तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को सेवा प्रदान करना। ये परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। तो हमको 5 प्रकार का सिद्धांत दिखाई देता है जिसमें हमने परंपरागत सिद्धांत की चर्चा कर लिया। इसके बाद हम आते हैं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है रंग का सिद्धांत। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत है रंग का सिद्धांत। रंग के सिद्धांत, ये जो रंग का सिद्धांत है ये भृगु के वर्ण के सिद्धांत पर आधारित है। भृगु के वर्ण के सिद्धांत के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार कलर यानी कि रंग को बताया गया है, रंग को माना गया है। वर्ण व्यवस्था का एक मतलब क्या होता है? रंग होता है। एक वर्ण का मतलब क्या होता है? चुनना होता है। हमने बताया था इससे पहले कि वर्ण का एक मतलब चुनना होता है और एक रंग का मतलब होता है रंग। इसके तो दूसरा हम सिद्धांत देख रहे हैं, इसके आधार पर इन चारों वर्णों को अलग अलग बताया गया है। चार वर्ण में कौन कौन सा रंग बताया गया है? तो ब्राह्मण को श्वेत रंग का बताया गया है। श्वेत रंग का माने ब्राह्मण जो होगा वह श्वेत रंग का होगा। दूसरा क्षत्रिय जो होगा वह लोहित रंग का होगा। तीसरा वैश्य जो होगा वह पीत रंग का होगा। चौथा शूद्र जो होगा वह असिक्त रंग का होगा। लेकिन अधिकांश विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये जो रंग का सिद्धांत है ये व्यक्ति के शरीर के अनुसार न होकर के व्यक्ति का जो कार्य होता था, व्यक्ति के अंदर जो गुण होते थे उसके आधार पर ये रंग डिसाइड किया जाता था। अब हम देखते हैं तीसरा सिद्धांत कर्म एवं धर्म का सिद्धांत। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत कर्म एवं धर्म का सिद्धांत भी दिया गया है। इसके अनुसार समाज में जो आवश्यकताएं थी, समाज में रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन चारों वर्णों का उदय हुआ था। जो विभिन्न आवश्यकताएं थीं, जैसे ब्राह्मण की आवश्यकताएं क्या थी? ब्राह्मण का उत्पत्ति किस लिए माना जाता है? तो पहला था यज्ञ करवाना, दूसरा धार्मिक अनुष्ठान करवाना, तीसरा अध्ययन अध्यापन पठन पाठन करवाना। ये सब कार्य ब्राह्मण को दिया गया और पढ़ाना लिखाना ये सब कार्य ब्राह्मण वर्ण शिक्षा संबंधी कार्य ब्राह्मण को ही दिया गया। दूसरा रक्षा संबंधी कार्य। अब हम बात करते हैं रक्षा संबंधी कार्य। तो अपने नगर की रक्षा करना, अपने राज्य की रक्षा करना, राजकाज करना, उसके लिए क्षत्रिय की नियुक्ति हुई थी। तीसरा वैश्य उत्पादन संबंधी कार्य, कृषि, व्यापार, व्यवसाय वैश्य का काम होता था। चौथा
शूद्र का काम इन तीनों वर्णों की सेवा है। इनका काम शूद्र करता था, मतलब तीनों वर्णों के काम शूद्र करता था। ये जो समाज में आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति के लिए इन चारों वर्णों का उदय हुआ था। इसी को हम कर्म एवं धर्म का सिद्धांत कहते हैं। चौथा, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में चौथा सिद्धांत है गुण का सिद्धांत। व्यक्ति में देखिए, अब हम चौथा सिद्धांत देख रहे हैं, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में चौथा सिद्धांत हम देख रहे हैं गुण का सिद्धांत। तो व्यक्ति में अलग अलग गुण हो सकते हैं, पिता में कुछ अलग गुण होता है, पुत्र में कुछ अलग गुण होता है। गुण का सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति के अंदर जो भी गुण है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो यज्ञ संबंधी कार्य, पूजा पाठ संबंधी कार्य, अध्यापन कार्य ये अच्छे से कर पाएगा, जो ब्राह्मण कहलाएगा। हो सकता है उसका भाई पूजा पाठ अच्छे से नहीं करवा पाता है, उसको लड़ने भिड़ने में, युद्ध करने में अच्छा लगता है, तो वह क्षत्रिय कहलाएगा। तो ऐसे ही कृषि कार्य करता है तो वह वैश्य कहलाएगा। वैसे ही जिसको कुछ नहीं आएगा वह किसी की सेवा करेगा। इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर जो भी गुण हैं उसके आधार पर इन वर्णों का उदय हुआ था। ये गुण का सिद्धांत है, इसको हम कहते हैं गुण का सिद्धांत। इसके अंतर्गत ऐसा कहा गया है। पांचवा है जन्म का सिद्धांत। जन्म का सिद्धांत ये कहता है कि जो ब्राह्मण का पुत्र हुआ वह ब्राह्मण ही कहलाएगा, जो क्षत्रिय का पुत्र होगा वह क्षत्रिय ही कहलाएगा, जो शूद्र का पुत्र होगा वह शूद्र ही कहलाएगा। मतलब वंशवाद पर जन्म का सिद्धांत काम करता है, चाहे उसके अंदर वह गुण हो या ना हो। मतलब ब्राह्मण के पुत्र के अंदर एक ब्राह्मण में जो गुण होने चाहिए वह गुण हो या ना हो, फिर भी वह ब्राह्मण वर्ण ही कहलाएगा। यह है जन्म के सिद्धांत के अनुसार। लेकिन इन पांचों सिद्धांतों में जो पहला सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है, तो अधिकांश विद्वान इसे ही मानते हैं, इसे ही मान्यता प्रदान करते हैं। तो आज हमने जाना वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत, उसके विकास के बारे में, उसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में जाने। इसके बाद हम जानेंगे वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर है। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे लक्ष्य हिस्ट्री एंड जीके जीएस चैनल आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। हम बहुत ही लाजवाब और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते हैं। आपको इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इस प्रकार की वीडियो लाया जाता है। तो जय हिंद, जय भारत।